बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो फर्स्ट चैप्टर है एफएससी पार्ट 1 का उसको रिपीट करने लगे हैं। जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उस हिसाब से सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ। हमारे पास ये 5 चीज़ों से ये रिलेट करती है केमिस्ट्री जो है। एक है मैटर की स्टडी करती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसकी कंपोजिशन के हिसाब से और उसके केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, और आखिर में वो प्रिंसिपल जो कि उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, ये हिस्ट्री नहीं है आपके कोर्स में। उसके बाद आ जाता है अगला जो है आपका टॉपिक आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का जो है अगला टॉपिक, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर में आपका वो सेम होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद होती है, सिर्फ ओनली प्रोटॉन्स। लेकिन एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है। मिसाल के तौर पे अगर इसको आप ऐसे ले लें कि हमारे पास एक कश्ती है, ये कश्ती है, एक हमारे पास प्रोटॉन इस तरफ पे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ पे हैं और दोनों ही आपस में बराबर हैं, लेकिन दरमियान में इसके न्यूट्रॉन है, तो ओवरऑल इसका मास जो है वो बढ़ जाएगा इन दोनों से। ये हो सकता है, ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन है आपका वो आपके एटॉमिक नंबर को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन उसके एटॉमिक मास में वो इंक्लूड होता है। इसलिए इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन अगर मास की बात करते हैं उसमें न्यूट्रॉन के हेरफेर होने की वजह से वो डिफरेंट होते हैं। अब जी हमारे पास सम केमिकल जो हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आइसोटोप आल्सो हैव सम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल इसका फार्मूला होता है और सेम पोजीशन होती है इन पीरियोडिक टेबल में। ये हमने इसका अलहदा कोई नहीं रखे, बल्कि एक ही जो पीरियोडिक टेबल में जगह पे ये सारे रखे होते हैं। आइसोटोप हैव आल्सो हैव सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट किस में करता है? ये न्यूट्रॉन में। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। अब देखो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में हमारे पास देखिए कार्बन 12 इसका जो है एटॉमिक मास है जनरल, और 6 जो है वो उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब देखिए सारों में एटॉमिक नंबर सेम ही है क्योंकि ये बता रहा है कि इसमें 6 प्रोटॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सही है। लेकिन अब देखें इनमें बात करते हैं अगर, तो इसमें 6 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन इसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो जाहिर बात है इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा इससे। और इसमें हमारे पास इसमें एक और न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों से इसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के 3 हैं, और अगर हम बात करते हैं ये कैल्शियम की, निकल की, तो इसी तरह हमारे पास जो है ये सारा कुछ है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंट ऑफ आइसोटोप। अब देखें जब हमने आइसोटोप पढ़े हमको ये पता है कि आपके एक एटम की बहुत सी शक्लें हो सकती हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंस हो सकता है और एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है। इसका मतलब है उसका रिलेटिव अबंडेंस भी निकालना पड़ेगा हमें। ये क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप इन अ गिवन सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। कि अगर हम बात करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की, तो वो क्या है? परसेंटेज है हमारे मुख्तलिफ आइसोटोप की इन आ सिंगल एलिमेंट। हमारे पास एक एलिमेंट है उसमें मुख्तलिफ तरह के उसके आइसोटोप हैं उस एटम के, तो उसको क्या कहते हैं? उस परसेंटेज को क्या कहते हैं? उसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब देखें डिटरमाइन क्या करता है ये? डिटरमाइंड हम इसको निकालते हैं कैसे? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। इसका यूनिट क्या है? इसको यूनिट जो है वो परसेंटेज में है और अबाउंडेंट परसेंटेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। आगे जी एग्जांपल देखें। हाइड्रोजन में देखें, मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा टाइम शॉर्टेज होने की वजह से, कि हाइड्रोजन जो है उसके 2 आइसोटोप है। ये देखें
उसमें जो डॉट आइसोटोप हैं तो इनमें 99.985% जो है वो आपका H11 है, और ये 1,2 वाला आपका है 0.015%। मतलब कि सिर्फ इतनी सी मकदार इसमें ये 2 वाले की है। और इसका मास देखें तो ये देखें, इसका मास ज़ाहिर बात है इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा इससे। ठीक है जी। आगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स की बात करते हैं। नेचुरली ये देयर आर हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हैं कि 280 हमारे पास हैं डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। ठीक है। और 280 में से 40 आइसोटोप हमारे पास सिर्फ रेडियो एक्टिव हैं, शुआएँ हैं। ठीक है जी। और 300 आइसोटोप हमने आर्टिफिशियली बना लिए हैं, तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव जो हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स कंटेन आ सिंगल आइसोटोप, कुछ के एक होते हैं। और मुशाहदे में ये बात आई है कि जिनका एटॉमिक नंबर जुफ्त होता है उनके आइसोटोप ज़्यादा होते हैं और दूसरे के ताके दो होते हैं। तो इसका मतलब है ये MCQs के हिसाब से आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाती है बात हमारे पास, इसमें क्या कहता है कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप, इसमें लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप हैं अगर हम इवन की बात करते हैं। आगे जी एक्सपेरिमेंटल आइसोटोप्स विद मास 4 मल्टीप्लाई आर अबंडेंट इन नेचर। वो कहता है जिनका 4 के साथ एटॉमिक मास है वो अबंडेंट है, वो क्या है ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। और ये हमारी ज़मीन का 50% से ज़्यादा हिस्सा क्रस्ट का जो है वो इन्हीं से मिलकर बना है जिनके 4 का हासिले ज़रब है एटॉमिक मास। जैसे कि ये ऑक्सीजन का 16 है, 24 है, और ये इसी तरह हमारे पास है। आगे आता है जी आइसोटोप विद इवन मास नंबर एंड और जो है 1 इवन के साथ है 154 है आउट ऑफ 280 से। आगे जी डिटरमाइनेशन ऑफ रिलेटिव, ये है आपके कोर्स में नहीं है। आगे जी अगला जो है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप एंड देयर नेचुरल अबाउंडेंस इज रिलेटिव टू द एटॉमिक मास, कि हमारे पास आइसोटोप के पॉसिबल जो हैं आइसोटोप के नंबर और उनके नेचुरल अबाउंडेंस जो है उसको क्या करें, उसको हम अगर रिलेट कर दें एटॉमिक मास से तो वो क्या है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए इसको निकालने का तरीका कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है इसमें एक नियॉन गैस है फाउंड टू कंसिस्ट जो है, इसमें ये हमारे पास उसके जो है मुख्तलिफ शेप्स हैं आइसोटोप्स हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहले है जी एटॉमिक मास उसका 20 है और इसकी अबाउंडेंस है 90.92, और उसके बाद अगले की है उसमें जमा कर देंगे 21 और उसमें सिर्फ है 0.26 और 22 का 8.82, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और किससे तकसीम कर देंगे 100 से, तो आपके पास 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट आपके एवरेज एटॉमिक आ जाएगा। और ये इसमें हमारे पास है मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैव देयर एवरेज इन फ्रिक्शन जो है हैव देयर एवरेज मासेस इन फ्रिक्शन, दे आर कॉल्ड एज फ्रिक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है जी। और जी सो इन जनरल एंड लेबॉरेटरी वो यूज़, ये हमारे पास इसको क्यों करते हैं। अब देखें जैसे आप अपने नंबर्स का मीन देखें 1 2 3, इसका मीन कितना आता है 2, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इस और इसके यूज़ करने से ज़्यादा वैलिड होगा क्योंकि इसमें ये तीनों के क्लोज तरीन है। ठीक है जी। आगे आती है बात हमारे पास कौन सा है जी टॉपिक, कौन सा है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आगे अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, दैट क्वांटिटी ऑफ अ मैटर विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हैं जी, एक ही एलिमेंट है उसमें एटम भी उतने हैं मॉलिक्यूल भी उतने हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो मैटर करता है। अब देखें जी क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज मोल। ठीक है जी। अब देखिए पार्टिकल का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने आयन नहीं कहा, मैंने एटम नहीं कहा, मैंने मॉलिक्यूल नहीं कहा, ठीक है, मैंने एलिमेंट नहीं कहा।
अब देखिए इसी तरह इसकी आपको सादा सी एक मिसाल मैं देता हूँ कि आप अगर जाते हैं फ्रूट शॉप पे तो आप 1 डज़न या 1 दर्जन जो है केले ले लें, वो भी 12 ही देगा। 1 दर्जन आप सेब ले लें, वो भी 12 ही देगा। 1 दर्जन वो आप ले लें उसमें स्ट्रॉबेरीज ले लें, वही ले देगा। और 1 दर्जन के करीब आप कोई भी चीज़ ले लें तो उसमें 12 ही होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी चीज़ हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, उसके एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 सरब 10 की पावर 23 पार्टिकल। अब जी इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? आपको पता है कि हमारे पास एटम बहुत छोटा है और इसकी पैमाइश जो है हमारा फिज़िकली किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो यूज़ कंसेप्ट और मोल करते हैं। अगर जी इसको दिया गया, एमेडो एवोगैड्रोस है उसने दिया था और इस यूनिट को उसने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। और डेली लाइफ में हमारे पास यही वही बात जो मैंने अभी बात की कि इफ़ वी गो टू मार्केट एज आस्क्ड द शॉपकीपर टू पैक 1 डज़न बनानास, 1 kg शुगर, 1 kg ऑफ साल्ट, दे यूजेस यूनिट विल मीन। अब देखें 1 दर्जन में 12 पीस ऑफ बनानास है, 1 kg में 100 ग्राम्स ऑफ साल्ट एंड शुगर है। सिमिलरली इसी तरह एक हमारे पास अगर बात करते हैं 1 kg में हमारे पास साल्ट कितना है? 1000 ग्राम। इसी तरह हमारे पास एक मोल में 6.0 × 10⁻³ हैं पार्टिकल हैं। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसका जो हाइड्रोजन का 1.08 ग्राम है। अब देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है इसमें, पहले बताने लगा था अब उसके जो है टाइम आया कि आप अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं जी 1 मोल दे दें आप, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे आप? उसका 1 मोल खुद बनाएंगे। कैसे? इसमें मोल को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ये देखिए जी हमारे पास है वाटर है, इसमें 2 मोल कितने हैं? 2 मोल कितने हैं? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल किसका है? ऑक्सीजन का है। तो आप इसके बनाने लगे हैं, क्या बनाने लगे हैं आप? इसमें इसके बनाने लगे आप ग्राम्स। तो देखें इसमें अब दुकानदार को कोई नहीं पता कि कितने आपको देगा, तो क्या करेंगे आप 2 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन और 16 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन। 2 और ये 16 कितने हो गए? 18। मतलब आपके 18 ग्राम पानी में 1 मोल होगा। सही है जी। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.0 × 10⁻23। इसी तरह ऑक्सीजन की बात है, 32 ग्राम का 1 मोल होगा इसका, क्योंकि 16 2 ऑक्सीजन के एटम है, 16 2 बार 32 आ गए। अब जी ये हमारे पास देखिए 1 मोल जो है वो मोलर मास ऑफ ग्राम है इज इक्वल टू मोलर मास है। सो द मोलर मास कैन नॉट कैलकुलेट बट कैन एस्टिमेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मोलर मास को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस आप उसको एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना। कैलकुलेशन और चीज़ है, एस्टिमेट और चीज़ है। कैलकुलेशन में आप एग्जैक्ट बात करते हैं, इसमें आप एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास 18 ग्राम बटा 18 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम दरबे, अब देखो यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल। अब आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन का सबसे छोटा जो यूनिट माना जाता है वो हाइड्रोजन है। तो अब इसका मतलब है आप उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं और आपको उसकी वैल्यू भी पता है वो कितनी है उसकी ग्राम में 1.67 × 10⁻24। अब देखें आपको पता है कि आपका जो ये हमारे पास है आपका ये को किधर थी? अच्छा 18 ग्राम जो है आपका, इसमें आपको पता है कि जो हमारे पास वाटर है 18 ग्राम, वो अगर हम उसको कंपेयर करें हाइड्रोजन के एटम के साथ तो उसमें 18 हाइड्रोजन के एटम होंगे तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा।
समझ आई बात की। तो इसका मतलब है कि 18 को 1 से ज़रब कर देंगे तो आपको वाटर का मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन के वाले से तो वाटर का मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करके इसके ग्राम निकालते हैं। और ये देखिए एंड पे आपका जवाब 6.022 आएगा। आप किसी का भी कैलकुलेशन कर लें इस हिसाब से, ऊपर उसका जो है वो सब्सटेंस का मास लगाएं, नीचे उसका जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल निकालें एक का, और ज़रब आप कर दें उसको 1 हाइड्रोजन से। ठीक है जी। इसी तरह जो है अब देखें आयन की बात करते तो आयन में थोड़ा सा ये मुश्किल है समझने में, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये देखें जी, अगर आप 12 पेंसिल्स लेते हैं, सही है ना, ये आपने पॉइंटर लिए हैं 12, तो अब देखिए 11 के देखते हैं, इसको लहदा करते हैं, तो आपके पास 12 ही ये होंगे इसके कैप और 12 ही पॉइंटर होंगे। इसका मतलब है आपको एक चीज़ में 2 चीज़ें मिल गई हैं, आपको पॉइंटर मिल गया प्लस उसका कैप मिल गया। इसी तरह असल में इसी तरह की कंडीशन हमारे पास NaCl में होती है, आयनक में होती है, कि आप लेकर आते हैं एक चीज़, अब 12 NaCl लेकर आते हैं लेकिन आपको 24 चीज़ें मिल जाती हैं, जिनमें 12 हमारे पास Na होते हैं और 12 ही क्लोरीन के होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। एवोगैड्रो नंबर है इसमें नहीं। उसके बाद आ जाती है हमारी आगे जी स्टेचोमेट्री जी। ये हमने पीछे पढ़ा था, किसके लिए इस्तेमाल होती थी ये हमारे पास ये हम यूज़ करते थे इसको निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए भी हमने ये पढ़ा था, क्वांटिटी के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। अब देखिए जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन पे आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्वांटिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, इन अ बैलेंस। अब देखें इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी कि आपस में रिएक्शन इसका जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, अब जी इसमें हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, इसके मतलब कह सकते हैं इसके लिए कोई शराइत हैं, कंडीशंस लगती हैं इसके ऊपर। पहली कंडीशन है, 3 चीज़ें हैं कि तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितने कन्वर्ट होने थे वो हो चुके हों। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में सारे नहीं होते, लेकिन उसमें जितना मैक्सिमम है, ये ना हो कि आप अभी रिएक्शन आपने शुरू किया है और आप फ़ौरन से उसके ऊपर स्टेचोमेट्री अप्लाई कर दें। दूसरा नो साइड रिएक्शन, कि ये भी ना हो कि आपके साइड रिएक्शन उसमें हो रहे हो और आपसे एक नई चीज़ बनती जा रही हो, पिछली ख़त्म होती जा रही होगी और अगली नई बनती जा रही हो। तो इसका मतलब आप इस तरह से भी आपने इसको जो है वो प्रिवेंट करना है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास कैन नॉट डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर। वो कहता है लॉ ऑफ मास के साथ, कंजर्वेशन के साथ भी इसको डील करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आपका वो किसी वजह से वो सारा जो है रिएक्टेंट उड़ जाएं, आपके हासिल जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कुछ ना आए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसको लॉ ऑफ डिफाइन प्रोपोर्शन जो है प्रॉपर्टीज़ में भी करना चाहिए, मतलब ज्वाइन इन डिफाइन रेशियो, आपको रेशियो का पता होना चाहिए किस तरह से वो ज्वाइन हुई है। आगे आ जाता है हमारे पास टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट टू गेट डिज़ायर प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब देखिए ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कि हम क्वांटिटी को निकालते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, कि हमने प्रोडक्ट कितने लगाने हैं, निकालने हैं तो कितने रिएक्टेंट डालेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रिडिक्शन आती है आउटकम की, कि मैं इतने डालूंगा तो इतना हमारे पास आएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टिमेशन है, मिसाल के तौर पे अब आपके पास पानी के प्लांट में आपकी जॉब हो जाती है पानी बनाने वाले में, तो आप क्या करते हैं, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का और हमें मिल रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब यू आर इन लॉस, आप लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, अब जी इन डेली लाइफ एस्टिमेशन जो है फर्टिलाइज़र की, अब देखें आप जो है अगर खाद वगैरह डालते हैं अपने खेतों को, तो देखें आप अंदाज़ा लगाते हैं इतनी बोरी में यूरिया, इतनी फर्टिलाइज़र दूसरी डालूंगा तो मुझे इतनी आउटपुट मिल जाएगी, अगर नहीं डालूंगा तो नहीं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप स्टेचोमेट्री को यूज़ कर रहे हैं। उसके फाइंड आउट मास या मोल्स ऑफ अननोन रिएक्टेंट।
अननोन रिएक्टेंट के मास और मोल्स भी आप इससे निकाल सकते हैं। अब जी इसको बैलेंस क्यों किया जाता है क्वेश्चन को। अब देखिए टू अबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। वरना अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जा रहे हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है एक स्टेज पे आके आपके सारे रिएक्टेंट तो ख़त्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट ज़ीरो होगा आपके पास। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में लेके आना है। आगे जाता है रिलेशंस इनके देखें। देखो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का 2 मोल ऑफ वाटर पानी, तो देखें 2 मोल आए, 1 मोल या 2 आया, तो ये देखें 1 मोल एंड 1 मोल एंड मोल रिलेशन। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो ये कौन सा है, मोल एंड मोल रिलेशन। यू कैन जो है आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर आप ग्राम में देखते हैं मास का, तो 4 ग्राम इसके कितने थे, 2 बार 4 ग्राम हाइड्रोजन के और 16 2 बार 32 ग्राम किसके, तो कितने दिए 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, मास रिलेशन। आगे जी अब देखते हैं मोल नॉट। ये एक बहुत आपने अहम जो है सवाल है, अक्सर जो है वो एमसीक्यूज़ में और आपके मतलब सवाल सालाना और जब आप अप्लाई करेंगे ना यूनिवर्सिटी लेवल पे तो पूछ लेते हैं कि वाई मोल नॉट कंजर्व्ड एज मास, कि मोल जो है वो मास के साथ कंजर्व्ड नहीं होता जैसे मास हो जाता है। अब देखें ड्यू टू नो एप्लीकेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब मोल पे आपने बताना है कि मोल के ऊपर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं अप्लाई होता, क्योंकि इसमें हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, मास की बात नहीं कर रहे। अब देखिए रिलेशन ऑफ स्टडी क्या है हमारे पास, इसमें 3 तरह के रिलेशंस हैं। एक मास टू मास है, जैसे मैंने ये कहा था, ये मास टू मास कि आपके रिएक्टेंट हैं मास में मिल रहे हैं और आपको मास बना के दे रहे हैं। ठीक है, और मोल मास है कि मोल मिल रहे हैं और आपको मास बना के दे रहे हैं, या मास मिल रहे हैं और आपको मोल बना के दे रहे हैं। उसके बाद मास वॉल्यूम है, आपके मास मिल रहे हैं मोल बना के दे रहे हैं, या मोल मिल रहे हैं और सॉरी वॉल्यूम मिल रहे हैं और मास बना के दे रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिट का मतलब क्या होता है, हदबंदी। ठीक है, अब रिएक्टेंट होते हैं आपके जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो पार्टिसिपेंट। अब जी दैट रिएक्टेंट विच इज़ इन लोएस्ट क्वांटिटी एंड कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन आ रिएक्शन। आपके 2 चीज़ें होनी चाहिए लिमिट रिएक्टेंट के लिए। एक तो ये है कि आपकी क्वांटिटी में, आपके रिएक्शन में, आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में उसकी क्वांटिटी लो हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि अगर ये ख़त्म होगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, वरना रिएक्शन रुकेगा नहीं जब तक सारे ख़त्म नहीं होंगे। तो वो दूसरा ये है कि कंट्रोल करता है ये रिएक्शन फॉर्मेशन को, कि अगर देखें ये ख़त्म हो गया तो रिएक्शन रुक गया, अगर हमने इसको थोड़ा सा और डाल दिया तो थोड़ा सा और फॉरवर्ड हो गया। सही है। अब जी देखें जी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपकी बुक ने दी है। अगर वो कहता है आपने 30 कबाब हैं आपके पास, 62 आपके पास स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस होते हैं ये कबाब होते हैं, सही स्लाइसेस ये हमारे पास कबाब के ऊपर हमने के लगाने हैं स्लाइसेस। अब देखिए 30 आपके पास क्या है, कबाब है, कबाब आपने अंदर रखने और 2 स्लाइस लगाने, इसका मतलब 1 और 2 का रेशो है। अब देखिए जब 1 होगा तो ये होंगे 2, और जब ये 30 होंगे तो ये इसको होना चाहिए 60 होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अब देखें यहाँ पे कबाब कम थे और ये अभी भी 2 बचे हुए हैं, बच गए ना 2, इसका मतलब 1 कबाब अगर और होता तो मेरे पास क्या बनने थे 62, मेरे पास नहीं मेरे पास ये 30 कबाब सैंडविच बन जाने 31। अगर मेरे पास एक होता, नहीं समझ आई। देखें आपको पता है कि अब देखिए जी मैं बताता हूँ आपको इसमें थोड़ा सा कि ये आपका यहाँ पे ये क्या है, कबाब है फ़र्ज़ करें, ठीक है, और इसके ऊपर लगते हैं 2 स्लाइसेस, कितने लगते हैं, और ये बनाता है एक सैंडविच। ठीक है जी, ये कबाब है और ये उसके ऊपर लगते हैं। अब देखें जी 1 कबाब और 2 स्लाइसेस मिलकर बना रहे हैं एक सैंडविच।
अगर हमने 30 के 30 जो है यूज़ कर लिए कबाब, तो 30 दो बार कितने होंगे, 60। 60 आपके 60 आपके स्लाइसेस यूज़ हो जाएंगे। अभी भी आपके 2 स्लाइसेस पड़े हुए हैं, लेकिन अब कमी किसकी हो गई है, कबाब की। इसका मतलब एक कबाब नहीं है, ये 30 आपके सैंडविच बन चुके हैं, 31वीं की जगह पे वो कबाब कम होने की वजह से रिएक्शन रुक गया है। तो इसका मतलब है कि आपका अब कबाब बनने का अमल ख़त्म हो गया। अब जब तक आप इसमें, सॉरी कबाब नहीं, सैंडविच बनने का, जब तक आप एक नया कबाब नहीं लेकर आएंगे तो ये सैंडविच अधूरा रहेगा। अब जी ये हमारे पास इसी में सारा कुछ है। अब देखें यहाँ पे अब बात करते हैं, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। तो अब देखें इसमें कम मकदार में ये है, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग एजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ये है। अगर ये कम हो है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो ये जो है वो भी पानी बनना भी ख़त्म हो जाएगा। और जी इन दिस प्रोसेस लेस वाटर H2O इज देन द ऑक्सीजन, सो लिमिटेड, सॉरी। अब देखें अगर हम ग्राम में बात करते हैं, मोल में, तो इस तरह ये ग्राम में देखें 2 ग्राम हमारे पास कितना है, 2 ग्राम है हमारे पास इसका, और 32 ग्राम इसका। इसका मतलब वाटर जो है ग्राम के हिसाब से लिमिटेड रिएक्टेंट है, और मोल के हिसाब से ऑक्सीजन लिमिटेड रिएक्टेंट है। ठीक है, क्लियर है बात। और जी इन बर्निंग प्रोसेस आप देखें, तीसरी इसकी एग्जांपल जो है, ये पहली एग्जांपल थी सैंडविच वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये ग्राम में बात कर रहा है। अगर ग्राम में बात करेगा तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये 4 भी आ सकता है, ये आप अगर इसको करें तो ये 4, ठीक है, ये 4, या उसने क्या किया है, उसने वैसे ही ऐसा लिख दिया, कोई नहीं। अब देखिए 4 या 4, लेकिन कम है 32 से, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास तीसरा जो है, इन बर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका पेपर ख़त्म हो जाता है बर्न करने में। पेपर आपके ख़त्म हो जाते हैं, ना ऑक्सीजन ख़त्म होती है हवा से, और ना ही हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हैं। उसके बाद ये कैलकुलेशंस जो हैं इसमें इंक्लूड, कैलकुलेशंस ऑफ ये हमारे पास, अच्छा चलो ये हमारे पास मेरा ख्याल नहीं है, चलो अगला करते हैं। यील्ड है हमारे पास, लास्ट वन इस टॉपिक। वो कहता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज यील्ड। जो आपकी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो यील्ड कहलाती है। ये हमारे पास 2 तरह से है, एक होती है थ्योरेटिकल, एक होता है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल होती है आपकी बैलेंस इक्वेशन में होती है, और ये हम जो है मैक्सिमम निकालते हैं। क्यों भला, देखिए अब आपने 2 तरह की यील्ड लेनी है। एक तो ये है कि मैं कहता हूँ कि मैंने 2 हाइड्रोजन के डाल के, 1 ऑक्सीजन का एटम डाल के मैंने पानी का 1 मोल बना देना है, 1 एटम बना लेना, 1 मालिक्यूल बना देना है। लेकिन जब मैं लेकर आता हूँ सिलेंडर, तो हो सकता है कि ये मैंने कैलकुलेशन की बैठ के, तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटर फ्राम द बैलेंस इक्वेशन, जो कि हम वैसे ही इससे देख के कि हमने क्या किया, हमने 2 जो हैं, ये देखो हमने 2 ग्राम इसके लिए, 32 ग्राम इसके लिए, और 36 ग्राम बन गया। लेकिन जब मैंने लेकर आना है तो हो सकता है कि मुझसे गलती से ज़्यादा डल जाए, हो सकता है मुझसे जो ऑक्सीजन है वो गैस है तो उड़ जाए। तो इसका मतलब है कि आपकी थ्योरेटिकल यील्ड जितनी आप कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल यील्ड से हमेशा बड़ी होगी, सही है। और एक्चुअल यील्ड जो आपकी मेन फील्ड में आगे आपने जब रिएक्शन करवाना है तो वो आपका थोड़ा होगा उससे जो आपने कैलकुलेशन की है। ये सिमिलरली इसी तरह है कि आप लोग अपने पेपर जो हैं उनमें देख कहते हैं जी ये टेस्ट जो है वो मेरा बिल्कुल 100% ओके होगा, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि आपका वो थ्योरेटिकल एस्टीमेट था और यहाँ पे आपने एक्चुअल आके रिज़ल्ट दिया, उसमें आपकी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, आपका ये कम आता है। उसके बाद आ जाता है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है परसेंटेज निकालने का, तो हम इसकी अक्सर यूज़ करते हैं परसेंटेज। अब देखें हमारे पास है एक्चुअल पर यील्ड जो है बटा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब जितनी आपने निकाली थी, आपने हिसाब लगाया था
वो बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेशन की थी उसको नीचे रखें, जो निकली है उसको ऊपर रखें और ज़रब कर दें। अब देखें ये आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी यील्ड जो है वो ये हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है अगर आपकी 80% से ज़्यादा होगी तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, वरना उस रिएक्शन को प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि ये अभी कम होनी है। अब देखिए पहले ही आप इसको 50 पे लेकर जाएंगे तो लॉस हो के आपको 40 पे चली जाएगी बात, तो वो तो आपके लिए सीधा सीधा नुकसान है। तो ये हो सकता है 75-70 तक चली जाए, तो ये फिर भी हमारे पास क्या है, बचत आ रही है, क्योंकि आपने उसमें 50% तो आपने इन्वेस्ट करना है, तो 50% से 20% भी